हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 8 का पाठ 4 पदार्थ, धातु और अधातु पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रियाएं, जो कि ए पोर्शन है। विस्थापन अभिक्रियाएं ये वाला पढ़ेंगे हम। विस्थापन अभिक्रिया है वो पेज नंबर 50 पर है। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं होती क्या है, ये थोड़ा समझ लेते हैं। विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से हटा देना। जैसे कोई बैठा है, उसकी जगह दूसरा आके बैठ जाता है, तो उसका मतलब है दूसरे ने पहले को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया। तो चलिए और पढ़ते हैं इसके बारे में। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद कीजिए। कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में अभिक्रिया करने वाले क्रियाकलाप किया था हमने कक्षा 7 में, उसको याद कीजिए। आइए उस प्रकार की कुछ अभिक्रियाओं को देखें। तो ये जो अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट और आयरन की, इसमें क्या हुआ था, आयरन ने, जैसे देखिए, आयरन ने कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया था, यानी कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया था और खुद उसकी जगह ले ली थी। ये हमने कक्षा 7 में पढ़ा था। उसके बाद इस प्रकार के अभिक्रियाएं हम देखेंगे। क्रियाकलाप 4.8 में 100 मिली के 5 बीकर लेने हैं हमें, ए बी सी डी ई। उस पर लिख देंगे। देखिए ये है बीकर ए, बी, सी, डी और ई। प्रत्येक बीकर में 50 ml जल लीजिए। ये हमने जल डाल दिया है 50-50 ml सभी बीकर में। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6a में दर्शाए गए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। 4.6a का मतलब है, देखिए ये 4.6a और ये है b, ये a है। अब इसमें बीकर a में हमें क्या डालना है, कॉपर सल्फेट और जिंक डालना है। कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दिया है a में, बीकर a में डाल दिया है। उसके बाद आते हैं बीकर बी पर। कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट का जो विलेन होता है ब्लू कलर का होता है, उसमें हमने लोहे की कील डाली है। लोहे की कील ये डाली है बी में, ये देखिए बी में दिखाई दे रही लोहे की कील। उसके बाद सी में डाला है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में तांबे की छीलन डाली है, तांबे के टुकड़े डाले हैं जिंक सल्फेट में। ये जिंक सल्फेट है इसमें, ये जो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये जिंक सल्फेट है इसमें। उसके बाद इसमें डी में जो है क्या डाला है, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट, उसमें भी कॉपर की छीलन डाली है, मतलब तांबा डाला है, तांबे के टुकड़े। उसके बाद है ई में जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट पहले भी देखा है, ऐसा है ये जो लाइट कलर का ट्रांसपेरेंट, इसके अंदर लोहे की कील डाल दी है। ये देखिए ये दिख रही है लोहे की कील ऐसे। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होता है यदि इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं तो इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। देखिए ये जो ए है, बीकर ए, ये ब्लू कलर का विलेन है ऊपर कॉपर सल्फेट का। अब इसमें जब हमने जिंक के टुकड़े डाले हैं तो ये ऐसा हो गया है। उसके बाद बी में है, बी में ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन की कील डाली थी, लोहे की कील, वो ऐसा हो गया है। उसके बाद है सी में। सी में हमने क्या सी जो है ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, इसमें हमने जिंक सल्फेट में कॉपर की छीलन डाली, मतलब कॉपर के टुकड़े डाले थे जिंक सल्फेट में। ये देखिए ये हमें वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है, कोई परिवर्तित इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। डी में देखिए आयरन सल्फेट,
आयरन सल्फेट में कॉपर की छीलन डाली थी, ये भी वैसा ही नज़र आ रहा है डी। उसके बाद ई देखिए, ई में भी हमें कोई परिवर्तन नहीं लग रहा है, जिसमें हमने जिंक सल्फेट में लोहे की कीलें डाली थी। इसके बाद देखिए, ये जो कॉपर है, देखिए इसमें ये कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन था, अभी ये कैसा हो गया है, इसमें ये ऐसा हो गया, ये मटमैला सा हो गया है, ब्राउन ब्राउन कलर का। इसलिए हो गया है क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया है। अब जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हट गया है। इसमें क्या है, जिंक ने कॉपर सल्फेट से सल्फेट इसको SO4 को हटा दिया है। जिंक ने कॉपर सल्फेट के पास से हटा के खुद इसके साथ जुड़ गया है और कॉपर को अलग कर दिया है। इसका मतलब कि जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया है। ये देखिए, इसमें देखते हैं, ये जो कॉपर है इसको हटाकर खुद इसकी जगह आ गया है यहाँ पर। तो इसका मतलब जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। इसी तरह से बी जो बीकर है उसमें क्या किया है, जो ये है Fe मतलब आयरन जो है, उसने क्या किया, ये देखिए आयरन ने कॉपर को हटा दिया है और SO4 के साथ खुद जुड़ गया है। FeSO4 बन गया है और कॉपर को बिल्कुल ही अलग कर दिया है, इसको हटा दिया है कॉपर को। इसमें पहले वाले में जैसे जिंक ने कॉपर को हटाया था, इसी प्रकार से Fe ने कॉपर को हटा दिया। इसमें अब थर्ड में देखेंगे CDE, इनमें कोई भी रिएक्शन या कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। C में, D में और E में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये यहाँ तक हम समझ गए होंगे। अब इसमें ये परिवर्तन क्यों है, अब देखिए ध्यान से सुनिए। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। इधर आयरन भी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है। तो जो ज़्यादा ताकतवर होगा, कम ताकतवर को उसकी जगह से हटा सकता है, उसकी मनमर्जी चल सकती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जिंक की मनमर्जी चली है, उसने क्या किया है, कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया है, वहाँ से भगा दिया है और खुद उसके स्थान पर आ गया है। तो इसको कहते हैं प्रतिस्थापन, मतलब जिंक ने कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है। इधर फेरस का भी यही हाल है। जो लोहा है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए उसने कॉपर को हटाकर खुद उसकी जगह आ गया है। इसका मतलब कॉपर को प्रतिस्थापित कर दिया है लोहे ने। लेकिन इधर देखिए, जिंक सल्फेट सी में देखिए, जिंक सल्फेट जो है उसको उसके अंदर कॉपर की छीलन डाली है, लेकिन कॉपर इतना ताकतवर नहीं है कि जिंक सल्फेट को उसकी जगह से हटा दे। इसका मतलब कॉपर इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील नहीं है। इधर हम ताकतवर तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं, लेकिन जो इसमें रिएक्शन में है ये है कि कॉपर इतना अभिक्रियाशील नहीं है कि जिंक को हटा दे, यानी जिंक से कम अभिक्रियाशील है कॉपर। तो ये इसको नहीं हटा पाया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से इधर हमने बी में देखा है कि जो लोहा है फेरस है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो इधर ये देखिए, आयरन सल्फेट जो लिया है उसमें कॉपर डाला है डी में, तो कॉपर इतना अभिक्रियाशील नहीं है कि आयरन को उसकी जगह से हटा दे। तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यह अपनी जगह पे रहा है, ऐसे कैसे रह गया है आयरन। इसी प्रकार से जिंक सल्फेट और लोहे की कील, जिंक सल्फेट में लोहे की कील डाली, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका क्या अर्थ है कि जो आयरन है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है। आयरन जो लोहा है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, इसलिए वो जिंक को उसकी जगह से नहीं हटा पाया।
तो इसमें हम देखते हैं कि देखिए जिंक ने, इधर हम इन तीनों से हम एक रिजल्ट निकालते हैं। जिंक ने कॉपर को हटा दिया, इसका मतलब जिंक अभिक्रियाशील हुआ। फेरस ने भी कॉपर को हटा दिया, इसलिए ये आयरन भी अभिक्रियाशील ज़्यादा हुआ कॉपर से। लेकिन इन दोनों में जो फेरस है वो जिंक को नहीं हटा सका इसकी जगह से, इसका मतलब जिंक लोहे से ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ और लोहा तांबे से ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ। तो हम इसको इसकी ये सीरीज भी बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है जिंक, फिर है लोहा, फिर है कॉपर। ये रिएक्टिविटी जो सीरीज है उसमें भी ऐसा ही है। जिंक अभिक्रियाशील ज़्यादा है, उसके बाद है लोहा, उसके बाद है कॉपर। इनको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रियाएं। ये जो दो अभिक्रियाएं हुई, ये हुई विस्थापन अभिक्रियाएं। इसके बाद आते हैं आगे। बीकरों को बिना छेड़े कुछ समय ये हम कर चुके हैं। आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं आपने पढ़ा। अब इसको ये नोट करना है। आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरी धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। एक धातु ने दूसरे धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और इसलिए ही उसका नीला रंग अदृश्य हो जाता है, क्योंकि उसमें से कॉपर तो हट गया है। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू और कॉपर उसमें से हट गया है तो उसका ब्लू कलर भी चला गया है। और बीकर के पैंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है और बीकर के नीचे ये कॉपर है, ये नीचे आ जाता है, ये लाल चूर्ण जमा हो जाता है और उसका कलर देखिए ब्लू नहीं रहता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये देखिए कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर का, उसमें जिंक के साथ अभिक्रिया की, क्या बन गया जिंक सल्फेट, रंगहीन। जिंक सल्फेट है रंगहीन है कि अगर देखिए जिंक सल्फेट ऊपर दिखाया गया, ये जिंक सल्फेट है, ये कलरलेस है सी में, तो इसलिए ये भी रंगहीन बन गया है ए में। और कॉपर वो लाल रंग का अलग हो गया है। आप इसी प्रकार बी में होने वाली अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। बी में जो अभिक्रिया होगी उसको हम वो क्या लिखेंगे, हम FeSO4 प्लस Cu। चलो लिख देते हैं इसमें बी में FeSO4 प्लस Cu ये अभिक्रिया होगी बी में। उसके बाद मैंने भी पहले पूछती है, मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया है, परंतु मैं अभी भ्रमित हूँ कि CDE में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। ये पहले ही मैंने अच्छे से बता दिया है, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा, बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। तो ये पहली सोचती है, पहली ऐसे सोचती है कि उसमें कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। अब इसका आंसर देखते हैं। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर पाया, उसको प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? क्योंकि जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है तो सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पहले ही बताया है जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर दिया है, लेकिन कॉपर वो जिंक को उसकी जगह से प्रतिस्थापित नहीं कर पाया। याद रखिए विज्ञान जो है वो मनमाना नहीं होता, उसमें कुछ तथ्य जो होते हैं, तथ्यों के आधार पर विज्ञान में सब कुछ होता है। तो और यहाँ यह नियम है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु
कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर सकता है। ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम, ये हर जगह ही हम अगर नॉर्मल एग्जाम्पल्स लेंगे तो जो ज़्यादा ताकतवर हैं वो कम ताकतवर को हरा सकते हैं, उसके स्थान से हटा सकते हैं, उसको भगा सकते हैं। लेकिन जो कम ताकतवर होता है वो अधिक ताकतवर को कुछ नहीं कर सकता, उस पर कोई भी असर नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से हम ये एग्जाम्पल लेके ये समझ सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर DE में विस्थापन अभिक्रिया क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर पहले ही बताया था कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। ये इसमें ये बताया था जिंक और कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। और इसमें देखिए हमने पहले ही ये देखा था कि जिंक, ये तो क्लियर कर दिया है कि जिंक आयरन और कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अब आयरन ने बी में आयरन ने कॉपर को हटा दिया है, तो इसका मतलब आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ कॉपर से। जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील हुआ, आयरन सेकंड नंबर पे हुआ और कॉपर थर्ड पे। तो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, Zn सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, फिर है Fe आयरन और फिर है Cu। तो हम यहाँ पर विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। जब एक अभिक्रियाशील धातु दूसरी अभिक्रियाशील धातु को, दूसरी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे तो उसको बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे ये एग्जाम्पल हमने देखे। अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें पता है। हम देखते हैं कहाँ पर धातुओं और अधातुओं का उपयोग होता है। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए क्यों धातु का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह और औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे। यहाँ कुछ रोचक उपयोग दिखाई दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप उनका सही अनुमान लगा पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का काफ़ी उपयोग है। अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि के लिए होता है, ये क्या है, पोटासियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये अधातु इनका उपयोग किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण में किया जाता है, ये क्या है, क्लोरीन की गोलियां जो डालते हैं जल को शुद्धिकरण करने में। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलेन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर, जब फोड़ी फुंसी हो जाते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर एक विलेन लगाया जाता है बैंगनी कलर का, उसका उपयोग, अधातु का उपयोग होता है। पटाखों में भी अधातु उपयोग की जाती हैं। तो ये आप अपने अनुभव धातु और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। ये हमें अधातुओं का उपयोग पढ़ा है। अभी ये देखिए ऊपर पढ़ा था धातुओं का उपयोग मशीनों में, मोटर गाड़ियों में, वायुयान में, रेलगाड़ियों में, उपग्रह में, औद्योगिक साजो सामान में, खाना बनाने के पात्रों में, जल बॉयलर में, इनमें सब में धातुओं का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक चैप्टर खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें।